करते हैं पढ़ना किसको, अध ऐतिहासिक काल को। तो मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं अध ऐतिहासिक काल। अध ऐतिहासिक काल हम पढ़ेंगे अध ऐतिहासिक काल के बारे में। और जो ये अध ऐतिहासिक काल है, इस काल का जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से 600 बीसी तक का है। ये मैं आपको बता चुका था। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो मानी जाती है 2500 बीसी से लेकर 1750 तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है इसकी ये, यही मानेंगे आप। यानी एक का साल आने में बाकी हैं 1750 साल, वहीं तक हम क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब देखिए मैंने बोर्ड पे सिंधु घाटी सभ्यता लिख दिया, और इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता। आपने बचपन से सुना होगा, छठी सातवीं आठवीं क्लास से हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है ये सभ्यता? तो पहले तो सभ्यता वर्ड को डिफाइन करते हैं। देखिए उस समय के जो लोगों का रहन सहन था, जो कल्चर था, उसी कल्चर को सभ्यता माना जाता है। और ये इतिहास के उस समय की बात है जब एक का साल आने में बाकी थे, 1750 साल। फिर हमें इनकी जानकारी कब प्राप्त हुई? देखिए घटना तो उस समय की है, लेकिन हमें जानकारी प्राप्त हुई है जब हमारे भारत में अंग्रेज आए हैं। उन्होंने हमें बताया है क्या आपके देश के अंदर इतने साल पहले कुछ ऐसे लोग भी रहते थे। तो शुरुआत करते हैं, इसको थोड़ा सा बेसिक से जानते हैं। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, बस समझने की कोशिश करें। देखिए जब लॉर्ड डलहौजी भारत आया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे की शुरुआत कर दी थी। मुंबई से ठाणे के बीच में रेलवे चला दी थी, लेकिन उनको 1856 के अंदर भारत से जाना पड़ा। 1853 में तो रेलवे आ गई थी। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग भारत में आया था, और जैसे ही लॉर्ड कैनिंग भारत में आया, वायसराय बन के, सॉरी पहले गवर्नर जनरल बन के आया था, तो लॉर्ड कैनिंग के आते ही भारत में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, भारत में रेलवे लाइन को बिछाना स्टार्ट कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रेलवे लाइन से अंग्रेजों को भी फायदा होता था व्यापार करने में। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, पाकिस्तान के कराची से लेकर लाहौर तक जब वो रेलवे लाइन बिछाने लगे, तो पाकिस्तान के उस स्थान के बीच में काफ़ी सारे बड़े बड़े रेत के टीले थे। तो रेत के टीलों को उन्होंने समतल करने के लिए वहाँ पे खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही खुदाई का काम स्टार्ट किया, तो वहाँ ज़मीन के अंदर से काफ़ी मात्रा में अवशेष यानी फॉसिल्स निकलने लगे। जैसे वो अवशेष निकले, स्टार्टिंग में उनको इग्नोर कर दिया गया, लेकिन वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली और ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग को वहाँ पे देखना पड़ा क्या यहाँ पे ये अवशेष किस बात के निकल रहे हैं। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, इंग्लैंड से एक पुरातात्विक को बुलाया, एक आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया, और उसने आके क्या किया, इन सभी अवशेष को इकट्ठा किया, उस पर जांच की, और उसने चेक किया कि अवशेष किस चीज़ के हैं। और जैसे ही उसने चेक किया, उसने लॉर्ड कैनिंग को बताया। तो लॉर्ड कैनिंग को पता चल चुका था हमारी सभ्यता के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग ने सोचा अगर ये बात वो भारतीयों को बताएंगे, क्या वो इतने साल पहले इतने सभ्य थे कि इतने तो अंग्रेज भी अब भी नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा ये बात भारतीयों से छुपा ली जाए, तो उन्होंने इस केस को यहीं पे दबा दिया, और जो अलेक्जेंडर कर्निंघम जो पुरातात्विक को बुलाया था उसकी छुट्टी कर दी और वापस भेज दिया इंग्लैंड में। तो एक बार यहाँ तक की कहानी के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बात है 1856 की। तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने इंग्लैंड से अलेक्जेंडर कर्निंघम को बुलाया। अलेक्जेंडर कर्निंघम को बुलाया। तो हम पढ़ते हैं 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने इंग्लैंड से अलेक्जेंडर कर्निंघम को बुलाया। और इसने क्या किया, अलेक्जेंडर कर्निंघम ने सारे के सारे अवशेष इकट्ठे किए। इसने सारे के सारे जो अवशेष थे उनको इकट्ठा किया और उनके ऊपर जांच करनी शुरू कर दी। उनके ऊपर जांच करनी शुरू कर दी। तो हम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर कर्निंघम ने उनके ऊपर जांच करनी शुरू कर दी। और यहीं से आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन बन चुका है। आपसे पूछा जाता है भारतीय पुरातात्विक का जनक, पुरातात्विक का जनक।
तो आपसे पूछा जाता है भारतीय पुरातात्विक का जनक। भारतीय पुरातात्विक का जनक। तो याद रखेंगे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कर्निंघम को माना जाता है। इसके बाद देखिए जो अलेक्जेंडर कर्निंघम है, इन्होंने क्या किया, इन सभी अवशेषों को इकट्ठा करके 1861 में कलकत्ता में रख दिया। और कलकत्ता में जहां पे रखा था वहीं पे भारतीय पुरातात्विक मुख्यालय माना जाता है। तो वहीं से स्टार्टिंग हुई भारतीय पुरातात्विक मुख्यालय की। भारतीय पुरातात्विक मुख्यालय। तो याद रखेंगे भारतीय पुरातात्विक जो मुख्यालय वो 1861 में उसकी स्थापना हो चुकी थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातात्विक मुख्यालय जो है इसकी शुरुआत 1861 में हो चुकी थी, कलकत्ता से हो चुकी थी और इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कर्निंघम ने की थी। अब यहां तक आके क्या हुआ, अलेक्जेंडर कर्निंघम को वापस भेज दिया गया। लॉर्ड कैनिंग नहीं चाहते थे भारतीयों को पता चले। तो यहाँ पे कुछ साल बीतते चले गए और लॉर्ड कर्जन आया 1899 से 1905 के बीच में, जिसे भारत का बदनाम वायसराय कहा गया। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1899 से 1905 की। बात है 1899 से 1905 की। लॉर्ड कर्जन भारत में आया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब लॉर्ड कर्जन भारत में आया तो लॉर्ड कर्जन एक खुद पुरातात्विक था, एक आर्कियोलॉजिस्ट रह चुका था इंग्लैंड के अंदर। अब जैसे ही आया इसके सामने भी वही घटना घटी, जमीन के अंदर से वहां से अवशेष निकलने लगे। तो इसने इसको इग्नोर नहीं किया क्योंकि उनमें रुचि लेने लगा, खुद भी एक आर्कियोलॉजिस्ट था। तो इसने भी क्या किया, एक आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया। तो हम पढ़ते हैं इसने भी इंग्लैंड से क्या किया, एक आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया। इसने भी एक आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया और जिस आर्कियोलॉजिस्ट का नाम क्या था मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, सर जॉन मार्शल। इसने क्या की, एक टीम बनाई। तो हम पढ़ते हैं एक टीम बनाई, जिस टीम का जो हेड था लॉर्ड कर्जन ने किसे बना दिया, सर जॉन मार्शल को। क्योंकि लॉर्ड कर्जन चाहते थे इन सभी जो अवशेष हैं इनको निकाला जाए और एक इसका म्यूजियम बनाया जाए। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक टीम बनाई जिसका हेड सर जॉन मार्शल को बनाया। सर जॉन मार्शल ने क्या किया, इस टीम को दो भागों में बांट दिया। एक भाग का हेड जो था वो बना दिया दयाराम साहनी को, इंडियन ही था, जिसको दयाराम साहनी को बना दिया। और एक भाग का जो हेड था वो बना दिया आर.डी. बनर्जी को, राखल दास बनर्जी को बना दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, दयाराम साहनी ने क्या किया, दयाराम साहनी ने 1921 में जमीन के नीचे एक बड़े शहर की खोज कर दी जिसका नाम था हड़प्पा, जिसका नाम था हड़प्पा। तो सबसे पहले शहर की खोज हुई थी, इसका नाम था क्या था, हड़प्पा। और अगले ही साल राखल दास बनर्जी ने 1922 में एक बड़े शहर की खोज कर दी जमीन के नीचे जिसका नाम है मोहनजोदारो, जिसको बोला जाता है मोहनजोदड़ो। और इन दोनों को मिला के ही ये दोनों के दोनों जो स्थान थे ये सिंधु नदी के आसपास पड़ते थे, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे पहला शहर कौन सा था, हड़प्पा, इसीलिए इसका एक नाम और रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। इसी को बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए ये जो स्थान थे ये सिंधु नदी के आसपास मिले थे, तो इसीलिए इस सभ्यता को ही नाम क्या दिया जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे जाना जाने लगा। अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारे एग्जाम से आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के चारों अंतिम बिंदु, यानी कि चारों दिशाओं में इनके जो अंतिम बिंदु हैं वो अंतिम बिंदु कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इनके चारों दिशाओं में जो अंतिम बिंदु हैं वो बता देता हूं। सबसे पहले जो उत्तर दिशा में अंतिम बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या है, तो इसका नाम है मांधा, इसका नाम है मांधा। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है J&K में, ये पड़ता है J&K में। कौन सी नदी के किनारे है, तो हम पढ़ते हैं
सबसे उत्तरी जो बिंदु है इसका नाम है मांधा, और ये कहाँ पड़ता है? J&K में। कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। ये कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी जो बिंदु है इसका नाम क्या है? इसका नाम है दाइमाबाद। इसका नाम है दाइमाबाद, और दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी के किनारे पड़ता है ये? गोदावरी नदी के किनारे। इसका सबसे जो पूर्वी जो बिंदु है, इस पूर्वी बिंदु का नाम है आलमगीरपुर। इसका नाम है आलमगीरपुर, और ये कहाँ पड़ता है? यूपी के मेरठ के पास। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? हिंडन नदी के किनारे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये कहाँ पड़ता है? इस पश्चिमी बिंदु का नाम है सूत कांगेडोर। इसका नाम है सूत कांगेडोर। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे है ये? दास्क नदी के किनारे है। तो ये देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता के चारों दिशाओं में अंतिम बिंदु हैं। सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है, सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र से, सबसे पूर्व में मेरठ यूपी तक, और सबसे पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूत कांगेडोर तक, यानी ईरान तक लगभग ये फैली हुई थी। तो ये चारों बिंदु थे इसके, तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। तो देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंधु घाटी की सभ्यता को त्रिभुजीय आकार की सभ्यता मानी जाती है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता को त्रिभुजीय आकार की सभ्यता बोला जाता है। इसको त्रिभुजीय आकार की सभ्यता बोला जाता है। अब आप ये कहोगे सर ये त्रिभुजीय आकार क्या होता है? तो देखिए, ये भी मैं आपको बताता हूं ये त्रिभुजीय आकार क्या होता है। तो देखिए, जो आपका भारत है, तो मैं यहाँ पे एक बार छोटा सा मैप ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो जो हमारा भारत का मैप है, आपको पता है भारत के मैप में यहाँ से इस प्रकार से गुजरात, और गुजरात के पास से आप पढ़ते हो। तो देखिए, जो उत्तरी भारत का जो मैप है, इस उत्तर भारत के मैप में यहाँ पे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अंदर जो इसका पश्चिमी बिंदु पाया गया है सूत कांगेडोर। यहाँ पे हम पढ़ते हैं जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में इसका उत्तरी बिंदु है। यहाँ पे यूपी में मेरठ में इसका एक बिंदु है, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र में इसका एक बिंदु है। और जब इन चारों बिंदुओं को मिलाया गया तो एक त्रिभुज बना था। इन चारों बिंदुओं को मिलाया गया तो एक त्रिभुज बना। ये पाकिस्तान का सूत कांगेडोर, ये जम्मू कश्मीर का मांधा, ये यूपी का मेरठ यानी आलमगीरपुर, ये महाराष्ट्र का दाइमाबाद। तो हम पढ़ते हैं जब इन चारों बिंदुओं को मिलाया गया था तो मिलाने के बाद एक त्रिभुज बना था। इसीलिए ये बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता को त्रिभुजीय आकार की सभ्यता माना जाता है। इसको त्रिभुजीय आकार की सभ्यता माना जाता है। अब इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं वो देखिए। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ये आते हैं, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक कौन से शहर खोजे गए हैं, वो शहर कौन सी नदी के किनारे हैं, वो शहर कब खोजे गए हैं, वो शहर किसने खोजे हैं, और आज प्रेजेंट में उन शहर की लोकेशन क्या है। तो इन सभी बातों को हम पढ़ने वाले हैं। तो हम सिंधु घाटी के खोजे गए सभी शहरों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्थान का नाम। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्थान का नाम, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान, यानी कौन सा स्थान खोजा गया है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सन, यानी कि वो सन जिसमें इस स्थान को खोजा गया है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नदी का नाम, कौन सी नदी है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे खोजकर्ता का नाम, यानी किसने खोज की है। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वो प्रांत जिस प्रांत में आज प्रेजेंट में वो स्थान पड़ता है। तो देखिए, एक एक करके हम सारे के सारे लिखते हैं। तो सबसे पहला जो स्थान खोजा गया था, सबसे पहला जो स्थान खोजा गया था, उस स्थान का नाम है हड़प्पा। उस स्थान का नाम है हड़प्पा। अभी अभी बताया था हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। और हड़प्पा जो प्रेजेंट में है वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, और हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अभी अभी बताया था हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने। और कहाँ पे पड़ता है ये?
तो ये मांट गोमरी नामक स्थान पे पड़ता है। और ये मांट गोमरी कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। तो हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के मांट गोमरी में। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो दूसरा स्थान था उसका नाम है मोहनजोदड़ो। इसका नाम है मोहनजोदड़ो। और ये स्थान कहाँ पे पड़ता है या किस सन में खोज हुई थी? 1922 में। किस नदी के किनारे है ये? सिंधु नदी के किनारे है। तो याद रखेंगे मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने, यानी राखल दास बनर्जी ने। और ये कहाँ पे है प्रेजेंट में? लरकाना नामक स्थान पे है। और लरकाना भी कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर, यानी ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इसके बाद अगला जो शहर खोजा गया था उसका नाम है सूतकांगेडोर। उसका नाम है सूतकांगेडोर। इसके बाद अगला शहर था सूतकांगेडोर। इसकी जो खोज हुई थी 1927 में हुई थी। और ये कौन सी नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। खोज किसने की थी इसकी? इसकी खोज की थी ऑरेंज स्टाइल नामक एक खोजकर्ता ने। और ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। और ये बलूचिस्तान भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो ये बलूचिस्तान भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 4 पे चनहूदड़ो। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 4 पे चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की खोज कब हुई थी? 1931 में। कौन सी नदी के किनारे है चनहूदड़ो? तो हम पढ़ते हैं जो चनहूदड़ो है ये भी सिंधु नदी के किनारे है। ये भी सिंधु नदी के किनारे है। तो हम पढ़ते हैं ये कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी गोपाल मजूमदार ने। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो हम पढ़ते हैं ये पड़ता है सिंध प्रांत में। ये पड़ता है कहाँ पर? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में। तो हम पढ़ते हैं ये पड़ता है सिंध प्रांत में। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 5 पे कालीबंगा। इसके बाद अगला जो स्थान है वो है कालीबंगा जिसकी खोज हुई। कालीबंगा की खोज कब हुई थी? तो हम पढ़ते हैं कालीबंगा की खोज हुई थी 1953 में। और हम पढ़ते हैं कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। एन घोष यानी अमलानंद घोष। और इनका साथ दिया था ब्रजबासी लाल ने, यानी बीबी लाल ने। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हनुमानगढ़। ये पड़ता है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ये तो लगभग सभी को ही पता होगा, हनुमानगढ़ राजस्थान में। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 6 पे कोट दीजी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 6 पे कोट दीजी। जो कोट दीजी है, कोट दीजी की खोज कब हुई थी? 1953 में। और जो ये कोट दीजी नामक स्थान है ये कहाँ पे है? सिंध नदी के किनारे है। ये भी सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी फजल अहमद ने। तो हम पढ़ते हैं इसकी खोज किसने की थी? फजल अहमद ने। इसकी खोज की थी फजल अहमद ने। और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के ही खैरपुर नामक स्थान पर है। पाकिस्तान के ही खैरपुर नामक स्थान पर है। तो हम पढ़ते हैं ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के खैरपुर नामक स्थान पे है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 7 पे रंगपुर। रंगपुर, जो रंगपुर है इसकी खोज कब हुई? 1953 में। और जो ये रंगपुर है ये कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ये कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा। और इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। और ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। ये कहाँ पे पड़ता है? हमारे भारत के ही गुजरात के अंदर पड़ता है रंगपुर। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट करते हैं नंबर 8 पे अगला स्थान। तो रंगपुर के बाद हम पढ़ते हैं रोपड़। रंगपुर के बाद हम पढ़ते हैं नंबर 8 पे रोपड़ की खोज हुई थी। और रोपड़ की खोज किस सन में हुई थी? तो हम पढ़ते हैं 1953 में। और ये कौन सी नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। और है कहाँ पर ये प्रेजेंट में? पंजाब के अंदर है। ये कहाँ पे है? पंजाब में। इसके बाद नंबर 9 पे हम पढ़ते हैं लोथल।
लोथल जो है ये कहाँ पड़ता है? लोथल पड़ता है गुजरात में। खोज हुई थी 1955 में। नदी कौन सी है? साबरमती। ये साबरमती नदी के किनारे है। और हम पढ़ते हैं इसकी खोज किसने की थी? तो जो लोथल है इसकी खोज भी रंगनाथ राव ने की थी। तो हम पढ़ते हैं इसकी खोज भी किसने की थी? रंगनाथ राव ने। इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। और ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अंदर। ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अंदर। इसके बाद हम पढ़ते हैं आलमगीरपुर। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला जो स्थान है वो आलमगीरपुर था। और आलमगीरपुर 1958 के अंदर। और जो आलमगीरपुर है ये कहाँ पड़ता है? किस नदी के किनारे है? तो अभी अभी बता के गया था आप लोगों को, हिंडन नदी के किनारे है। खोज किसने की थी आलमगीरपुर की? तो आलमगीरपुर की खोज भी किसने की थी? यगदत्त शर्मा, जिसको वाई.डी. शर्मा भी बोला जाता है। और ये कहाँ पे पड़ता है? मेरठ यानी कि यूपी में। यगदत्त शर्मा ने की थी इसकी खोज भी। इसके बाद हम पढ़ते हैं बनावली नंबर 11 पे। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? 1974 में। इसकी खोज की थी 1974 में, हरियाणा में है। सरस्वती नदी के किनारे है। ये कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? रविंदर सिंह बिष्ट ने। इसकी खोज की थी रविंदर सिंह बिष्ट ने। तो हम पढ़ते हैं इसकी खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। और ये कहाँ पर है? आपके हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ पर? फतेहाबाद में। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 12 पे धोलावीरा। इसके बाद हम पढ़ते हैं धोलावीरा। जो ये धोलावीरा है, धोलावीरा की जो खोज है ये 1990 में की गई थी। 1990 में हुई थी। और ये भी कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। ये है साबरमती नदी के किनारे। रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। और पड़ता कहाँ पे है ये? गुजरात में। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 13 पे राखी गढ़ी। नंबर 13 पे राखी गढ़ी। जो राखी गढ़ी है इसकी खोज भी 1990 में ही हुई थी। इसकी खोज भी 1990 में हुई थी। ये कहाँ पे पड़ता है? किस नदी के किनारे पड़ता है? सरस्वती नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? रफीक मुगल ने। इसकी खोज रफीक मुगल ने की थी। और ये हरियाणा के हिसार में पड़ता है। ये हरियाणा के हिसार में। और ये फतेहाबाद में था। ये फतेहाबाद। तो देखिए ये सारे के सारे आप लोगों के 13 स्थान हैं। मैंने एक एक करके सारे बोर्ड पे लिख दिए हैं। इनमें समझाने का था वो मैं पहले समझा चुका हूँ। आपको ये सारे के सारे स्थान, इनके सन, नदियों के नाम और खोजकर्ता याद रखने पड़ेंगे। सारे याद ना हो तो हरियाणा के 2 स्थानों को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इन सभी स्थानों से कुछ ना कुछ अवशेष, कुछ ना कुछ फॉसिल्स मिले थे, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे।